हेलो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्गीकरण के बारे में देखा था और वर्गीकरण की विधियों के बारे में देखा था, जैसे कि भौगोलिक वर्गीकरण और उसके पश्चात समयानुसार वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण और अंत में हम लोगों ने देखा था संख्यात्मक वर्गीकरण। तो जो संख्यात्मक वर्गीकरण है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है और इसी के आधार पर प्रश्न भी बनाए जाते हैं। तो इसीलिए आज इसको हम लोग थोड़ा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी शब्दावलियों का प्रयोग संख्यात्मक वर्गीकरण में किया जाता है। तो ये वर्गीकरण को आप लोग को ध्यान से देखना है और इसको याद करना है, क्योंकि इसके बाद 3 ऐसे चैप्टर आएंगे जिसमें केवल हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, तो उनका ये बेस हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखें। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि 2 नंबर या 3 नंबर में भी आते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न टिप्पणी लिखो में भी कई बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें। यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में भी दिया हुआ है कि जो वर्गीकरण हम करते हैं, जो आंकड़ों को एकत्रित करते हैं उसके बाद हम लोग वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि 60 बच्चों के प्राप्तांकों को यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है और उसमें ये पाया गया कि 35 से 40 नंबर तक प्राप्त होने वाले छात्रों की संख्या है 20। किसी विषय में, जैसे कि अर्थशास्त्र विषय को ही ले लीजिए, 35 से 40 नंबर जिन्होंने प्राप्त किया है उन छात्रों की संख्या है 20। 40 से 45 नंबर पाने वालों की संख्या है 15। 45 से 50 10। 50 से 55 नंबर जो जैसे छात्रों ने जिन्होंने प्राप्त किया है उनकी संख्या है 9। और 6 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 55 से 60 नंबर प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो शब्द है वो हमको सीखना है वर्ग सीमाएं, अर्थात ये जो वर्ग बनाए गए हैं 35 से 40, 40 से 45, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ऐसे सारे वर्ग हैं। तो ये जो वर्ग सीमा है, जैसे कि 35 से 40, इसको हम लोग बोलेंगे L1 और L2 के रूप में लेते हैं, अर्थात जो छोटी संख्या होती है उसको निम्न सीमा बोलते हैं और L1 से इसको प्रदर्शित करते हैं, और जो उच्च सीमा होती है उसको L2 बोलते हैं। ठीक है, निम्न सीमा लोअर लिमिट और जो बड़ी संख्या होती है उसको अपर लिमिट L2 द्वारा व्यक्त करते हैं। और ये दोनों के बीच में जो वर्ग का अंतर है उसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। आप लोग देखेंगे हर एक के बीच में समान है, अर्थात 5-5 का अंतर है, तो इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। और वर्ग अंतराल को ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। जैसे 40 से 35 घटाएंगे तो 5, 45 से 40 को घटाएंगे तो 5, 50 से 45 को घटाएंगे तो 5। उसके बाद वर्ग विस्तार अर्थात क्लास इंटरवल, इसी को अभी वर्ग अंतराल भी बोलते हैं, अभी समझाया था, जो 5-5 का आया है। इसके लिए L2 माइनस L1 को करने से जो अंतर आता है, ये L2 है और ये L1 है, ये L2 है, ये L1 है। L2 माइनस L1 करने से जो संख्या प्राप्त होगी उसको वर्ग अंतराल बोलते हैं या वर्ग विस्तार बोलते हैं, जिसको कि स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। उपरोक्त उदाहरण में वर्ग अंतराल है 5। उसके बाद तीसरा देखेंगे हम लोग मध्य मूल्य, मिड वैल्यू। तो ये जो वर्गांतर हम लोग बनाए हैं 35 से 40, ये दोनों को जोड़कर जब हम 2 से भाग दे देते हैं तो उसको मध्य मूल्य कहा जाता है और इसका विधियों में हम लोग उपयोग में करते हैं। L1 प्लस L2 अपॉन 2, जैसे कि ऊपर वाले उदाहरण में निकालेंगे हम लोग L1 प्लस L2 अपॉन 2, तो L1 हो जाएगा 35 लोअर लिमिट, अपर लिमिट L2 40 भागित 2, ये दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 75 भागित 2 बराबर 37.5। ऐसे हर एक वर्गांतर का हम लोग मध्य मूल्य निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है वर्ग आवृत्ति। जब आंकड़ों का वर्गांतर निश्चित कर दिया जाता है तो उसके बाद ये जानना आवश्यक हो जाता है
कि प्रत्येक वर्ग समूह में कितने पदों का समावेश है, और जितने पद आते हैं उसको हम लोग बारंबारता, फ्रीक्वेंसी या वर्ग आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि 35 से 40 वर्गांतर में 20 बच्चे आते हैं तो इसकी आवृत्ति होगी 20, फ्रीक्वेंसी होगी 20। 40 से 45 में 15 बच्चे आते हैं तो इसकी आवृत्ति होगी 15। 55 से 60 में 6 बच्चे आते हैं तो इसकी आवृत्ति होगी 6। तो ये है, इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्गांतर के अनुसार वर्गीकरण के प्रकार, और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार हैं और इन दोनों के बीच में अंतर को अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए। वर्गांतर के अनुसार वर्गीकरण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है अपवर्जी रीति और समावेशी रीति, दूसरी विधि है समावेशी रीति। अपवर्जी रीति में क्या होता है, पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा समान रहती है। जैसे कि ऊपर के उदाहरण में हम लोगों ने देखा है 35 और 40, देखिए यहाँ पे 40, और दूसरे वर्ग में 40 45 में यहाँ पर भी 40 है और यहाँ पर भी 40 है। तो अपवर्जी रीति में पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा एक होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग 35 से लेकर 39.9 तक की संख्याओं को इस वर्ग में हम लोग शामिल कर लेते हैं। लेकिन यदि 40 है यदि किसी का अंक, तो उसको हम लोग इस वर्ग में शामिल करेंगे, अर्थात 40 से 45 में इसमें शामिल करेंगे। मतलब उस वर्ग में 9.9 तक ऊपरी वर्ग जो रहता है उसके पहले के 0.9 तक शामिल किया जाता है, फिर उसके अगले अंक को अगले वर्ग में शामिल किया जाता है। जैसे कि फिर से एक बार समझा रहा हूँ मैं कि यदि किसी बच्चे को 40.9 मिला है या 44.9 मिला है तो उसको हम लोग 40 से 45 वाले वर्ग में शामिल करेंगे। लेकिन यदि उसको 45 मिला है तो हम लोग उसको इस अगले वर्ग में शामिल करेंगे जिसमें लिखा है 45 से 50। उसके बाद हम लोग देखेंगे समावेशी रीति। इस रीति में निम्न सीमा और उच्च सीमा को उसी वर्ग में शामिल किया जाता है, जैसे 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15। पिछले में हम लोगों ने देखा था कि 1 से 5 है तो यहाँ 5 से 10 है, यहाँ 10 से 15 है, ये अपवर्जी रीति में था। समावेशी रीति में अलग अलग हो जाते हैं, ये 1 से 5 है, फिर 6 से 10 है, फिर 11 से 15 है। तो यहाँ पे एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों एक ही वर्ग में है, 6 और 10 दोनों एक ही वर्ग में है, ये भी एक अलग ही वर्ग है। तो इसीलिए इसको समावेशी रीति कहा जाता है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट रहता है कि कौन से नंबर को कौन से वर्ग में लेना है। अब आखिरी में हम लोग देखेंगे अपवर्जी रीति और समावेशी रीति में अंतर, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपका महत्वपूर्ण है। पहला अंतर है वर्ग की उच्च सीमा उस वर्ग में सम्मिलित न होकर अगले वर्ग में सम्मिलित होती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था 0 से 5, 5 से 10, तो जो 5 नंबर यदि किसी को मिला है तो वो अगले वर्ग में शामिल होगा। और समावेशी में क्या होता है, दोनों सीमाएं इसी वर्ग में रहती हैं। दूसरा अंतर है वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा एक होती है। हम लोगों ने देखा था 0 से 5, 5 से 10, मतलब पहले वर्ग की जो उच्च सीमा है वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है। इसमें जो है समावेशी रीति में वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा से एक न होकर अलग अलग होती है, जैसा हम देख सकते हैं। पहले वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा दोनों अलग अलग हैं। अपवर्जी रीति का प्रयोग प्रत्येक परिस्थिति में किया जा सकता है, उत्तम होता है। और समावेशी रीति का प्रयोग तब किया जाता है जब पद मूल्य पूर्ण संख्या में हो, तभी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। गणन क्रिया के लिए अपवर्जी को समावेशी में बदलने की आवश्यकता नहीं होती।
लेकिन समावेशी को हमको कई बार अपवर्जी में बदलना पड़ता है। अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग संचयी आवृत्ति को भी देख लेंगे। कभी कभी विभिन्न वर्गों की आवृत्ति अलग अलग न होकर संचयी रूप में प्रस्तुत की जाती है, जैसे कि उच्च सीमा को लिखकर उसके आगे से कम लिख दिया जाता है और उसके आगे संचयी आवृत्ति लिख दी जाती है। जैसे 40 से कम 10, 60 से कम 23 और 80 से कम 30। अब इसको हम लोग दूसरे रीति से देखेंगे। 0 से 40 कितने प्राप्त किए हैं? 10। 40 से 60 कितने प्राप्त किए हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, 23 से 10 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 13। 60 से 80 कितने प्राप्त किए हैं? तो हम क्या करेंगे, 30 में से 23 को घटा देंगे तो ये 7। तो इस प्रकार से संचयी आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है।